एंड से n प्लस 1th टर्म है तो स्टार्टिंग से कौन सा टर्म होगा? वेरी गुड जसनदीप, बिल्कुल वैशाली, बिल्कुल ठीक है। nth टर्म होगा, n प्लस 1 हो गया एंड से, और दोनों का सम आना चाहिए 2n प्लस 1, टोटल में से एक ज्यादा। तो दोनों इसमें ऐसा क्या ऐड करूं कि 2n प्लस 1 आ जाए? n ही तो ऐड करना है। अब सिंपल चीज में मैंने n के टर्म में दे दिया, उसमें तुम लोग घूम गए। और जेई में और क्या होता है? यही होता है, एंड से n प्लस 1, टोटल आना चाहिए 2n प्लस 1, स्टार्टिंग से कौन सा होगा? n। एंड प्लस स्टार्टिंग इज इक्वल टू टोटल प्लस 1। तो nth टर्म स्टार्टिंग से कौन सा होगा? r की वैल्यू n माइनस 1 काउंट होगी। जो टर्म होता है r की वैल्यू उससे एक हमेशा कम काउंट होती है। तो 2n माइनस 1 x की पावर 2n माइनस n माइनस 1 इंटू 1 अपॉन x रेज टू दी पावर n माइनस 1। ये वाली बात याद रखना कि n की वैल्यू उससे हमेशा एक कम काउंट होती है। ठीक है, और देखते हैं क्वेश्चंस। अब क्वेश्चन हमसे कुछ काफी बार इस तरह के भी आ जाते हैं, क्या? जैसे y प्लस 2 अपॉन वाई स्क्वायर होल रेज टू दी पावर 10, इसके एक्सपेंशन में कोफिशिएंट ऑफ 1 अपॉन वाई स्क्वायर क्या होगा? या कौन सी टर्म में होगा? कोफिशिएंट ऑफ 1 अपॉन वाई स्क्वायर क्या होगा और कौन सी टर्म में होगा? क्वेश्चन सुन लो, क्या दिया है कि कोफिशिएंट ऑफ 1 अपॉन वाई स्क्वायर क्या होगा और 1 अपॉन वाई स्क्वायर हमें कौन से टर्म में मिलेगा। ये दो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट्स सी, पहले इसको जनरलाइज करते हैं, जनरल टर्म लिखते हैं पहले इसका। तो जनरल टर्म क्या होगा? 10 CR वाई की पावर 10 माइनस आर 2 अपॉन वाई स्क्वायर रेज टू दी पावर आर। ये हो गया इसका जनरल टर्म। TR+1 R+1 टर्म क्या होगा? NCR A की पावर n माइनस आर बी की पावर आर। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूं, 10CR, यहां से ये 2 की पावर r अलग हो गया, यहां से ये y की पावर 10 माइनस आर, या ऐसे कर दो 2 की पावर r अपॉन y की पावर 2r। इसे मैंने ब्रेक कर दिया। अब y को एक तरफ, 10CR को एक तरफ, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूं? 10CR 2 की पावर r y की पावर 10 माइनस आर माइनस 2r। थोड़ा सिंप्लीफाई करके ये आ गया मेरा। क्या किया मैंने? जनरल टर्म लिखा इसका, NCR A की पावर n माइनस आर बी की पावर r, और थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया बस। अब तुमसे क्या चाह रहा है? क्वेश्चन पे आते हैं। तुमसे चाह रहा है y की पावर -2 का कोफिशिएंट, 1 अपॉन वाई स्क्वायर मतलब कोफिशिएंट ऑफ y की पावर -2। क्या बताना है तुम्हें? y की पावर -2 का कोफिशिएंट बताना है। y की पावर -2 मतलब इसकी जो वैल्यू है वो किसके इक्वल होनी चाहिए? -2 के। इसकी जो वैल्यू है वो किसके इक्वल होनी चाहिए? -2 के। यही तो चाह रहे हैं ना क्वेश्चन। भाई हमें r नहीं पता, और r निकालने के लिए यही कंडीशन है बस। अब हो गया काम।
10 प्लस 2 12 इज इक्वल टू 3r। r की वैल्यू अपने पास आ गई 4। r की वैल्यू अपने पास क्या आ गई 4। तो इसका मतलब तुम्हारा कौन सा टर्म है, पहला आंसर हो गया फिफ्थ टर्म है। r की वैल्यू 4 मतलब tr प्लस 1 कौन सा टर्म होगा, फिफ्थ टर्म। और कोफिशिएंट क्या हो जाएगा जब तुम r की वैल्यू 4 पुट करोगे, 10c4 2 की पावर 4, ये हमारा हो गया कोफिशिएंट। तो अगर हमसे पूछता है कोफिशिएंट ऑफ दिस क्या होगा, राइट, तो कुछ नहीं करना, सिंपल जनरल टर्म लिखना है, कंपैरिजन करा के r की वैल्यू फाइंड करनी है, दैट्स इट। फिर हमें r की वैल्यू पुट करके कोफिशिएंट मिल जाएगा आराम से। कोई बात नहीं, एक और क्वेश्चन करके समझते हैं, डोंट वरी। एक और क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन जेई में पूछा जा चुका है, देखो कितना इजी क्वेश्चन है, और तुम लोग अगर सही तरह से करोगे तो कर भी लोगे। x अपॉन 2 माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर होल रेज टू दी पावर 10, इसमें x की पावर 4 का कोफिशिएंट क्या होगा। तो जनरल टर्म लिखना है, r की वैल्यू फाइंड करनी है, दैट्स इट। r की वैल्यू पुट करोगे, यू विल गेट कोफिशिएंट डायरेक्टली। यस बेटा बोलो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर पिछले वाले क्वेश्चन में सर हमने सर 10 - 3r को सर -2 कैसे ले लिया था सर? क्योंकि बेटा हमें किसका कोफिशिएंट फाइंड करना था, y की पावर -2 का फाइंड करना था ना। 1/y² मतलब y की पावर -2। ओके सर। तो y की पावर -2 का फाइंड करना है, दैट मीन्स इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, y की पावर -2 होनी चाहिए। ठीक है, ओके यस सर। ठीक है, बिल्कुल बेटा हरजोत, बिल्कुल ठीक है। r की वैल्यू क्या होगी 2, और उससे तुम्हें कोफिशिएंट मिल जाएगा। तो देखो क्वेश्चंस ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा कुछ टफ पूछे जाते हैं। बिल्कुल सही है, बट कोफिशिएंट नहीं है वो, r की वैल्यू 2 है, उससे तुम कोफिशिएंट सॉल्व कर सकते हो। सो लेट्स सी, जनरल टर्म, पहले जनरल टर्म लिखना है। जनरल टर्म अपना क्या होगा, NCR। ए की एक चीज कितनी बार यूज होती है हमें याद हो ही जानी चाहिए, -3/x² होल रेज टू दी पावर r। चाहो तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा, 10CR, ये हो गया x की पावर 10 - r
अपॉन 2 की पावर 10 माइनस आर, ये हो गया -3 की पावर आर, और ऊपर हो गया x की पावर 2r। तो यहां से देखो अगर x की पावर, तो क्या हो रही है, x की पावर 10 माइनस आर माइनस 2r, 10 माइनस आर माइनस 2r विच शुड बी इक्वल टू 4। ये किसके इक्वल होना चाहिए, 4 के इक्वल। 4 के इक्वल अगर होना चाहिए तो यहां से यू कैन सी कि 3r की वैल्यू, ये 3r राइट में जाएगा और 4 लेफ्ट में आएगा, तो 10 माइनस 4 हो जाएगा 6। दैट मीन्स r की वैल्यू आएगी 2। तो अगर r की वैल्यू 2 आ गई, तो इसका मतलब अगर हमसे टर्म पूछ ले तो हमारा आंसर क्या होगा, कौन सा टर्म होगा जिसमें x की पावर 4 मिलेगा, हमारा आंसर होगा थर्ड टर्म। और कोफिशिएंट निकालना है तो कोफिशिएंट हम निकाल सकते हैं 10c2 ऊपर -3 की पावर 2, नीचे 2 की पावर 10 माइनस 2, और ये अपना x की पावर 4 है। ये अपना थर्ड टर्म हो गया। सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये हो जाएगा 10 इंटू 9/2, ये इंटू 9, और ये 2 की पावर 8, तो 405/256, 405/256 सिंप्लीफाई कर सकता है। राइट ना। तो हमने क्या लिखा, जनरल टर्म लिखा, सॉल्व करते चले गए बस। सॉल्व कर लोगे, सॉल्व करने में कोई ऐसी दिक्कत हमें आनी नहीं चाहिए बेटा। कुछ नहीं, जैसे हमने पहले किया था वैसे ही हमने इस बार किया है। दैट इज व्हाट, कि मैंने पहले जनरल टर्म लिखा एनसीआर, यस बेटा, चलो ठीक, एनसीआर ए की पावर n माइनस आर बी की पावर आर लिखा, जनरल टर्म ये लिख दिया। उसके बाद मैंने इसको थोड़ा अलग अलग कर लिया। अलग अलग क्यों किया, चाहे तो बिना अलग अलग करे भी कर सकते हैं, कि जिससे x की पावर आराम से दिख जाए। मुझे x की पावर देखनी थी, तो मैंने x की पावर देखी, क्या हो रही है 10 माइनस आर, और ये 2r ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि नीचे है पावर, तो 10 माइनस आर माइनस 2r, x की पावर ये है फाइनली। और ये पावर किसके इक्वल होनी चाहिए, क्वेश्चन में हमें गिवन है 4 के इक्वल होनी चाहिए। तो मैंने 4 के इक्वल पुट की, इसे सॉल्व किया, और मुझे क्या मिला, r की वैल्यू 2। तो बस r की वैल्यू 2 मैंने इसमें पुट कर दी। ये हो गया 10c2, ये हो गया 2 की पावर 8 नीचे, और ऊपर हो गया -3 की पावर 2। बस अब इसे सिंप्लीफाई कर लो, 10c2 की वैल्यू निकाल लो, -3 का स्क्वायर कर लो, 2 की पावर 10 माइनस 2 कर लो, दैट्स इट। एक और करते हैं, एक्स क्यूब अपॉन 2 माइनस 2 अपॉन एक्स होल रेज टू दी पावर 8। और अब तुमसे दो तरह का पूछ सकता है, या तो बोल सकता है कांस्टेंट टर्म क्या होगी, या तो ऐसे भी बोल सकता है कांस्टेंट टर्म क्या होगी, या ऐसे भी बोल सकता है टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। ये बोल सकता है टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। आई होप समझ में आ रहा होगा क्या करना है। जैसे पहले हमें बोला था x की पावर 4 का कोफिशिएंट, अब हमें बोल रहा है कांस्टेंट टर्म और इंडिपेंडेंट टर्म, मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ x मतलब x की पावर 0। अब डायरेक्ट बोल नहीं रहा, बट हमें क्या समझ में आ रहा है, इसका मतलब कि x की पावर 0 यूज करनी है हमें। कांस्टेंट टर्म मतलब x नहीं होना चाहिए, और x कब नहीं होगा, जब x की पावर क्या होगी, 0। टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x मतलब x कब नहीं होगा, जब x की पावर किसके इक्वल होगी, 0 के। ठीक है,
तो कुछ नहीं करना, पहले वाले क्वेश्चंस की तरह ही करना है। बस पहले वाले क्वेश्चन में हमें इज इक्वल टू 4 पुट कर रहे थे या इज इक्वल टू आर पुट कर रहे थे, अब हमें क्या करना है, इज इक्वल टू 0 पुट करना है एक्स की पावर। तो हमारे पास अगर इस तरह से वर्ड आता है कांस्टेंट टर्म या टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, तो आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। इसका मतलब है हमें क्या करना है, एक्स की पावर 0 का कोफिशिएंट फाइंड करना है, क्योंकि x की पावर 0 जब होगी तो उसमें x नहीं होगा। इसका मतलब ही होता है इंडिपेंडेंट ऑफ x या कांस्टेंट टर्म। लेट्स चेक बेटा, एक बार क्रॉस चेक करो, ये तो आई गेस मुझे सही नहीं लग रहा। बिल्कुल हरजोत, बहुत अच्छे। मंजूर बेटा, r इज इक्वल टू 6 है, दैट मीन्स टर्म 7th होगा। r की वैल्यू 6 आई है तो टर्म कौन सा होगा, 7th टर्म आएगा ना, एक टर्म ज्यादा आता है। सो लेट्स सी क्या करेंगे हम। जनरल टर्म लिखा मैंने, 8CR एक्स क्यूब अपॉन 2 रेज टू दी पावर 8 माइनस आर और -2 अपॉन एक्स रेज टू दी पावर। चाहो तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 8CR एक्स की पावर, इसे ब्रेक करूंगा 24 माइनस 3R, ये हो जाएगा 2 की पावर 8 माइनस आर, ये -2 की पावर आर और ये एक्स की पावर आर। ठीक है, ये 3 मल्टीप्लाई हो गया इसीलिए 24 माइनस 3R आया। अब मैं इन दोनों को देखता हूं, ठीक है, 24 माइनस 3R माइनस आर किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के, क्योंकि हमें टर्म x से इंडिपेंडेंट चाहिए, हमें x नहीं चाहिए। तो x कब नहीं मिलेगा, जब x की पावर क्या हो जाएगी, 0। सो 24 माइनस 4R इज इक्वल टू 0, तो यहां से r की वैल्यू आएगी 6। तो r अगर 6 है तो कौन सा टर्म मिलेगा, 7th टर्म। वैल्यू चाहे तो फाइंड कर सकते हैं 7th टर्म की, ये हो जाएगा 8C7, ऊपर हो जाएगा -2 की पावर, सॉरी 8C6, ऊपर हो जाएगा r की वैल्यू 6 है ना, -2 की पावर 6, नीचे हो जाएगा 2 की पावर 8 माइनस 6। तो 8C6 की वैल्यू हो जाएगी 8 इंटू 7 अपॉन 2 और ये हो जाएगा 2 की पावर 6, दैट इज आई गेस 64 अपॉन नीचे हो जाएगा 4। तो 2 से 4 टाइम्स, तो 28 इंटू 16, तो 16 इंटू 28 कर सकते हैं, 16 8 जा 128, 8 कैरी 12, 16 इंटू 2 448 आंसर हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 448।
सो यू कैन सी कि बहुत ज्यादा ऐसे टर्म नहीं है, सिंपल से ही टर्म्स हैं। गुड मॉर्निंग सर। हाँ बेटा बोलो, गुड मॉर्निंग। सर ये एक्स वाले टर्म कहाँ पे गई? 87 के इक्वल में है जो। कौन से एक्स वाला टर्म कहाँ पे गया? यस सर। एक्स की पावर तो वैसे भी जीरो ही हो जाएगा ना। अगर तुम वैल्यू पुट करोगे तो ये तो हम पहले ही निकाल चुके हैं, तो जीरो ही आएगा, तो वन ही हो जाएगा। भाई निकाली हमने आर की वैल्यू किसके लिए निकाली? एक्स की पावर जीरो के लिए तो निकाली है। तो तुम वैसे ही पुट करोगे तो वैसे ही जीरो हो जाएगा, वो तो वैसे ही हट जाएगा ना। ओके सर। ठीक है। हेलो यस सर। बेटा बोलो, बोलो बेटा बोलो। सर पिछले सम में तो हमने एक्स की वैल्यू पुट की थी यहाँ सर। एक्स की वैल्यू पुट की थी? कौन सा, ये वाला बोल रहे हो क्या? सो यस। बेटा यहाँ पे एक्स की वैल्यू आएगी नहीं ना, एक्स की वैल्यू जीरो ही आएगी। हम जीरो के, आर की वैल्यू हमने किसके लिए निकाली? एक्स की पावर जीरो के लिए तो निकाली है। इसमें तो एक्स ठीक है सर, पिछले सम में सर। पिछले सम में, हाँ उसमें सर एक्स की वैल्यू हमने क्या की? ये टर्म ये है, हमें कोफिशिएंट निकालना है ना। मैं तुमसे पूछूं 50x का कोफिशिएंट क्या होगा, तुम्हारा आंसर क्या होगा? सर क्या? मैं तुमसे पूछूं इस टर्म का, नीचे वाली जो टर्म लिखी है, इसका कोफिशिएंट क्या होगा? x का कोफिशिएंट क्या होगा? सर एक्स हो 50। 50 होगा ना, तो x के साथ थोड़ी लिखेंगे हम कोफिशिएंट को। ओके सर। कोफिशिएंट जो होता है एक नंबर होता है, वेरिएबल के मल्टीप्लाई में जो टर्म होता है नंबर होता है। जैसे कि मेरे पास एक क्वाड्रेटिक है, अगर मैं बोलता हूं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, तो हमारा आंसर क्या होगा? व्हाट इज सर द 1 कोफिशिएंट, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर? 3 सर। 3 बस। तो नंबर ही तो लिखते हैं हम। एक्स की पावर 4 का कोफिशिएंट पूछा है मुझे केवल, तो मैं यही लिखूंगा। ओके सर। ठीक है। पूरी टर्म पूछता तो अलग बात है, बट मुझसे पूछा है कोफिशिएंट। एक और सम दे देते हैं, बिल्कुल थोड़ा एडवांस लेवल में दे देते हैं ये सम। ये क्वेश्चन जेई में आ चुका है एडवांस लेवल में ही, तो लेट्स सी। कि बोला है हमें कि a माइनस बी की पावर n है, जिसमें n हमारा 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा या 5 से इक्वल। और हमें बोला है फिफ्थ टर्म और सिक्स्थ टर्म का सम जीरो है। a माइनस बी की पावर n के एक्सपेंशन में सम ऑफ फिफ्थ टर्म एंड सिक्स्थ टर्म इज इक्वल टू जीरो, देन a अपॉन b की वैल्यू क्या होगी? ऑप्शंस दे देता हूं। तो जेई वैसे क्वेश्चन में कंसेप्चुअल कुछ भी नहीं है, पर जेई कभी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछता, थोड़ा सा तो घुमा के पूछेगा।
ओके लेट्स सी बेटा, चलो देखते हैं। इस क्वेश्चन को करने के दो मेथड हैं। एक तो हमारे पास n के उसमें दिखे तो मैं n की वैल्यू पुट करके भी कर सकता हूँ। इस क्वेश्चन को मैं n की वैल्यू पुट करके कर सकता हूँ। n की वैल्यू 6 मान लेता हूं मैं। n की वैल्यू क्या मान लेता हूं, 6। ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है। 5 मैंने क्यों नहीं मानी, क्योंकि यहाँ पे नीचे 0 के इक्वल हो रहा है। 5 भी मान सकता था, ऐसा नहीं है 5 नहीं मान सकता था, 5 भी मान सकता था, पर यहाँ पे 0 के इक्वल हो रहा है, इसीलिए मैंने 5 नहीं मानी। n की वैल्यू मैंने क्या मान ली, 6। अब देखते हैं n की वैल्यू 6 मानने के बाद क्या होता है। t5 प्लस t6 इज इक्वल टू 0 ना। तो फिफ्थ टर्म अपना क्या होगा, 6c4 nc4। r की वैल्यू एक कम होती है, राइट। a की पावर 5 माइनस 4 माइनस b की पावर 4 प्लस सिक्स टर्म में n की r की वैल्यू 5 हो जाएगी, a की पावर 6 माइनस 5 माइनस b की पावर 5 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 6c4 मतलब 6 इंटू 5 अपॉन 2, ये a, ये b की पावर 4, और इसकी वजह से नेगेटिव होगा तो ये राइट में ले जाता हूँ। 65 मतलब 6, सॉरी 6 माइनस 4 है ये, ठीक है। ये हो जाएगा a, ये b की पावर 5, ये 3 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा। a से a कट, b से b कट, तो a अपॉन b, यू कैन सी a अपॉन b इज क्या आ रहा है, 6 अपॉन 50। कैंसिल आउट करूंगा 3 से तो 2 अपॉन 5। n की वैल्यू 6 पुट करके देखो, 6 से ये आएगा 1 अपॉन 6, ये आएगा 2 अपॉन 5, दैट्स इट। तो n की वैल्यू अगर हम पुट करते हैं तो हमारी कैलकुलेशंस बहुत इजी हो जाती हैं। दैट्स वाई हमने n की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट की है, ठीक है। अब विदाउट n की ऐसा नहीं है कि विदाउट n की वैल्यू नहीं कर सकते, विदाउट n की वैल्यू भी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में है कुछ नहीं, पर तरीका ऐसा है पूछने का कि हम अभी तक सारे क्वेश्चन कर रहे थे, इसमें ऐसा देखो, बताओ क्या पूछा है इस क्वेश्चन में। ऐसा इस क्वेश्चन में ऐसा तो कुछ पूछा नहीं है, क्वेश्चन तो नॉर्मल ही है, पर हमने नहीं किया, या हम सोच के बैठ गए कि ये तो टफ क्वेश्चन लग रहा है, क्योंकि उसका तरीका ही ऐसा होता है कि हम अटेम्प्ट ना करें। बाकी पुरानों से तो इजी लग रहा है बल्कि ये मुझे। क्या है, फिफ्थ टर्म निकालना कोई बड़ी बात है, सिक्स टर्म निकालना कोई बड़ी बात है, सिंप्लीफाई किया है बस। जो कैंसिल आउट हो रहे हैं वो कैंसिल आउट किया है, डायरेक्ट a अपॉन b की वैल्यू आ गई। ठीक है, सो नेक्स्ट देखते हैं अब मिडिल टर्म। ठीक है, मिडिल टर्म कैसे फाइंड करेंगे। अब हमें ये नहीं बोलेगा फोर्थ टर्म फाइंड करो, फिफ्थ टर्म फाइंड करो। अब हमें एग्जाम क्वेश्चन आएगा कि मिडिल टर्म फाइंड करो, कि इसकी मिडिल टर्म क्या होगी। डायरेक्ट ये आने की बजाय अब हमें क्या होगा कि इसकी मिडिल टर्म फाइंड करो। तो क्या है मिडिल टर्म, देखते हैं। मान के चलो तुम्हारे पास 9 टर्म है या 9 चेयर्स हैं। सपोज करो तुम्हारे पास 9 टर्म है या 9 चेयर्स हैं। तो मिडिल टर्म मुझे बताओ कौन सी होगी।
9 टर्म्स हैं तुम्हारे पास, तो इसमें से मिडिल टर्म कौन सी दिख रही है तुम्हें? फिफ्थ वाली टर्म मिडिल टर्म होगी। कौन सी वाली टर्म मिडिल दिख रही है? फिफ्थ वाली। मतलब कैसे आया फिफ्थ टर्म मिडिल टर्म? मतलब इस केस में कैसे आया मिडिल? तो ये आया अपने पास 9 + 1/2। कैसे आया? 9 + 1/2। तो मिडिल टर्म इस तरह से है। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर हमारे पास a + b की पावर n है, a + b की पावर n में देख रहे हैं, तो अगर n इवन होगा, अगर n की वैल्यू इवन होगी, तो नंबर ऑफ टर्म्स हमें कितनी मिलती हैं? नंबर ऑफ टर्म्स हमें मिलेंगी n+1। नंबर ऑफ टर्म्स हमें कितनी मिलेंगी? n+1, जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? ऑड। जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? ऑड। ये याद नहीं रखना, कंसेप्ट तो यही है जो हमने अभी पढ़ा है, बस मैं जनरलाइज कर रहा हूं। कंसेप्ट यही है, बस मैं एक जनरलाइज कर रहा हूं उसे। तो n की वैल्यू इवन है तो टर्म्स कितनी होंगी? n+1। और n इवन है तो n+1 ऑड हो जाएगा। तो इस केस में मिडिल टर्म क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी n+1 + 1/2 टर्म। अभी हमने देखा है कि अगर टर्म ऑड है तो मिडिल टर्म कैसे मिलती है? 9 + 1/2। तो हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स n+1 है, तो हमें कैसे मिलेगी? n+1 + 1/2। ये हमारी कौन सी हो जाएगी? मिडिल टर्म। जैसे सपोज करो मैं तुमसे क्वेश्चन पूछता हूं, 1 - 2x की पावर 11, इसमें मिडिल टर्म बताओ। सॉरी 10। 1 - 2x की पावर 10, तो इसमें मिडिल टर्म बताओ कौन सी होगी? अब मैंने ये नहीं पूछा कौन सी टर्म बतानी है, मैंने पूछा मिडिल टर्म बतानी है। मैंने बोला फोर्थ टर्म बताओ, फिफ्थ टर्म बताओ। अब मैं क्या पूछ रहा हूँ? मिडिल टर्म बतानी है। तो बस ये इजी कंसेप्ट है, इसमें कुछ भी नहीं है, कुछ ऐसा टफ नहीं है। मुझे एक बात बताओ, अगर n की वैल्यू 10 है तो हमें टोटल टर्म्स कितनी मिलेंगी? 11। टोटल टर्म्स हमें कितनी मिलेंगी? 11। और अगर 11 टर्म्स हैं टोटल, तो मिडिल टर्म हमारी कौन सी होगी? टोटल टर्म 11 है तो मिडिल टर्म कौन सी होगी? सिक्स्थ वाली। ये तो कुछ ऐसा तो है नहीं कि इसमें कोई फॉर्मूला लगाया है मैंने। 11 टर्म्स में से ये बता लगाना कि मिडिल टर्म सिक्स्थ वाली होगी, ये तो कोई बड़ी बात है नहीं। बस बात ये कि तुम्हें 10 से पहले 11 पे पहुंचना है। अगर इंडेक्स 10 है तो टोटल टर्म्स 11 होंगी, और टोटल टर्म्स 11 है तो उसमें मिडिल टर्म कौन सी होगी? सिक्स्थ वाली। बस अब कुछ नहीं है। अब r की वैल्यू क्या होगी? 5। तो T6 क्या हो जाएगा? 10c5 a की पावर n-r और b की पावर r। दैट्स इट, हो गई हमारी मिडिल टर्म। भाई अगर तुम्हें टर्म पता लग गई कौन सी निकालनी है, तो निकालना तो हमने सीखा है जनरल टर्म से। तो मिडिल टर्म निकालना बहुत एकदम सिंपल कंसेप्ट है, बस बतानी है। ये तो जनरल क्वेश्चन है कि भाई हमारे पास 5 चेयर हैं, इसमें मिडिल चेयर बताओ। 5 स्टूडेंट्स बैठे हैं, बीच में कौन सा स्टूडेंट है? और वो निकलने के बाद फिर T6 निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, वो हम पहले सीख चुके हैं। अब सपोज करो कि तुम्हारे पास 8 चेयर्स हैं या 8 टर्म्स हैं। सपोज करो 8 चेयर्स हैं या 8 टर्म्स है। 1 2 3 4 5 6 7। अब मिडिल टर्म कौन सी होगी?
अब दो मिडिल टर्म होंगी हमारे पास। अब हमारे पास इस केस में दो मिडिल टर्म्स मिलेंगी। हमारे पास अब दो मिडिल टर्म्स होंगी, एक फोर्थ और दूसरी फिफ्थ। ऐसा कोई इसमें कुछ बहुत बड़ा आईक्यू तो लग नहीं रहा, नॉर्मली समझ में आ रहा है यार, 8 टर्म्स हैं तो मिडिल वाली टर्म्स अब एक तो होगी नहीं, दो होंगी। अब मैं बात करता हूं सेकंड। अगर हमारी n की वैल्यू ऑड है तो टोटल टर्म्स मुझे इवन मिलेंगे, टोटल टर्म्स मिलेंगे n+1 और जो होंगे इवन। तो अभी हमने देखा था इवन टर्म्स अगर मिलते हैं तो हमें दो मिडिल टर्म मिलते हैं, एक 8/2 दैट इज फोर्थ और एक 8/2 + 1 दैट इज फिफ्थ, उससे जस्ट अगला वाला। तो एक तो हमें दो मिडिल टर्म्स मिलेंगे इस केस में, एक तो n+1/2 डायरेक्ट और एक इससे जस्ट अगला वाला, एक इससे जस्ट नेक्स्ट, तो +1 कर दिया। जैसे हमने देखा था 8/2 मतलब फोर्थ टर्म और 8/2 + 1 4 + 1 फिफ्थ टर्म। तो ये कुछ याद नहीं करना, समझ में आ रहा है, इसमें याद करने जैसा कुछ है ही नहीं कि याद करना पड़े, जब जो चीज समझ में ही आ रही है तो। क्वेश्चन देखते हैं। मैंने बोला तुमसे 2x/3 माइनस 1/x² होल रेज टू दी पावर 7। इसमें मिडिल टर्म या मिडिल टर्म्स वो बोलेगा तो है नहीं कि भाई दो होंगे एक होंगी, वो तुम्हें कंफ्यूज करने की कोशिश तो करेगा ही। ये लिख देगा मिडिल टर्म या मिडिल टर्म्स क्या होंगी या कौन कौन सी होंगी। तो हमने देखा कि भाई टोटल टर्म कितनी हो जाएंगी। अगर इंडेक्स 7 है तो टोटल टर्म कितनी होंगी 8। अगर टोटल टर्म 8 है तो मिडिल टर्म तुम्हें कौन कौन सी मिलेगी, एक तो फोर्थ टर्म तुम्हारी मिडिल टर्म होगी और एक फिफ्थ टर्म तुम्हारी मिडिल टर्म होगी। अभी हमने देखा था, काउंट कर लो, लिख के काउंट कर लो ऐसे ही। तो फोर्थ टर्म के लिए हमारा r = 3 हो जाएगा, तो 7c3 2x/3 रेज टू दी पावर 7 - 3 -1/x² रेज टू दी पावर 3। ये हो गई हमारी एक मिडिल टर्म। दूसरी के लिए r = 4 मतलब 7c4 2x/3 रेज टू दी पावर 7 - 4 और -1/x² रेज टू दी पावर 4। भाई इसमें तो कुछ दिक्कत है नहीं, फोर्थ टर्म निकालना तो कोई बड़ी बात है नहीं, हम उसके काफी सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं, पहला क्वेश्चन तो कर नहीं रहे। फिफ्थ टर्म निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, बस तुम्हें ये देखना है मिडिल टर्म कौन कौन सा होगा। काफी बार हम गलती ये कर लेते हैं 7 के अकॉर्डिंग ही मिडिल टर्म लिख देते हैं कि भाई फोर्थ मिडिल टर्म होगा, हम डायरेक्ट 7 के अकॉर्डिंग ही कर देते हैं, जबकि वो गलत हो जाता है हमारा। सो दैट्स इट। बिल्कुल बेटा, डाउट्स बिल्कुल देखता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम लोग एनसीईआरटी ट्राई कर लो, कंप्लीट ट्राई कर सकते हो 8.1 8.2 और मिससेलेनियस सीरीज। उससे क्या होगा, तुम्हारी जो सोचने की या कैलकुलेशन की या फॉर्मूलाज की, यू कैन से, फॉर्मूला तो वैसे हमने पढ़े ही नहीं राइट, बट ऑब्जर्वेशंस की एक तुम्हारी कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी, और जब कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी तो हमें आगे के कंसेप्ट पढ़ने में और मजा आएगा। तो ट्राई करना, डाउट हो बिल्कुल डाउट डिस्कस करेंगे हम, तो ट्राई करने की कोशिश करना। काफी कुछ क्वेश्चंस अच्छे भी मिलेंगे तुम्हें, बट टफ नहीं है,
कुछ क्वेश्चंस अच्छे मिलेंगे जिसमें तुम्हें थोड़ा सा दिमाग यूज करना पड़ेगा, बट टफ नहीं मिलेंगे। ऐसा नहीं कि बहुत टफ मिलेंगे कि जो ना हो, थोड़ा सा मेहनत करोगे, प्रैक्टिस करोगे, आराम से हो जाएंगे। ठीक है। सो अपने जो भी डाउट्स हैं मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हो, क्लास में पूछ सकते हो। सो दैट्स इट गाइज, आज के लिए इतना ही। तो हम लोग अब कल मिलते हैं। सो बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। तो जिसको कोई डाउट नहीं है वो मीटिंग छोड़ के जा सकता है, और जिसको कोई डाउट है, कोई बात पूछनी है, ही और सी कैन आस्क एनी डाउट्स, बाकी जा सकते हो। सर यस हरजोत, बोलो बेटा। सर टोटल टर्म्स वाला नहीं समझ में आया सर, n+1 कैसे हो जाती है ये? यार ये तो स्टार्टिंग में हमने यही तो डिस्कस किया था ऑब्जर्वेशंस में, या उसमें कि यस टोटल सर। टर्म्स। हाँ हाँ, पहला ऑब्जर्वेशन ही हमारा यही ओके था, सर, ओके। टोटल टर्म्स इंडेक्स से एक ज्यादा होती है। याद नहीं है? पहला ऑब्जर्वेशन यही था, करेक्ट ना? ओके, एनीवन और किसी को कोई डाउट पूछना है? सर यस अगर इवन टर्म हो उसमें भी हमें +1 ऐड करना पड़ता, ऑड में भी? मतलब यार देखो, इसको वो मत बनाओ इवन टर्म्स, मतलब कैसे? अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इवन है, ये बात कर रहे हो तुम? मैं समझा नहीं क्या बात करना चाह रहे हो तुम। फॉर्मूले पे मत जाओ, इस पे मत जाओ, इससे तुम मे भी कंफ्यूज हो। नंबर पे ही जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमारे पास टोटल टर्म्स, बात टोटल टर्म्स की करेंगे जो इंडेक्स से एक ज्यादा होता है, तो टोटल टर्म्स अगर इवन है तो 2 मिडिल टर्म्स मिलेंगे, और टोटल टर्म्स अगर ऑड हैं तो 1 मिडिल टर्म मिलेगा। फॉर्मूले पे मत जाओ कि उसमें +1 करना पड़ा है, /2 करना पड़ा है। फॉर्मूले पे मत जाओ। फॉर्मूला मतलब ये वाले इस पे मत जाओ इतना, ये बस मैंने तुम्हें जनरलाइज करने के लिए बताया है, अगर इसमें कुछ कंफ्यूजन हो रहा है तो। ओके। सर यस हम बस बेटा बोलो। सीधे ही याद रखते हैं सर, इसमें n+ ऐड करना है, इवन हो या ऑड हो, उसमें एक टर्म मिल जाएगा ऑड में तो बिल्कुल सर। बिल्कुल, ऐसे भी करिए कि हमारे टोटल टर्म्स पे डिपेंड करता है। अगर टोटल टर्म्स ऑड हैं तो मिडिल टर्म +1/2, या डायरेक्ट भी ऐसे लग सकते हो, बट फर्क है बस यही है कि यहाँ पे जैसे 10 है तो तुम्हें डायरेक्टली लिख सकते हो, ये याद रख सकते हो। यस सर, 1 ऐड कर सकते हैं बिल्कुल। दोनों में। हाँ ओके बिल्कुल सर, ऐसे कर सकते हैं। यहाँ पे ठीक है 2 सर। ऐड हो रहा है, यहाँ पे देखा जाए तो 2 ऐड हो रहा है इंडेक्स में। यहाँ पे इंडेक्स में 2 ऐड हो रहा है, और यहाँ पे इंडेक्स में 1 ऐड हो रहा है, अगर देखा जाए तो ये गलती मत, मतलब मैनेज कर लेना अगर तुम फार्मूला याद रख रहे हो तो। सर ये कैसे? बेटा ये अभी तो डिस्क्लोज किया था कि कैसे होगा, ये तुम फार्मूला में लेके कंफ्यूज हो रहे हो। एक बार इसको घर पे दोबारा से देखना, पता लगेगा कैसे किया है। यहाँ पे टर्म n+1 है, ये डायरेक्ट एक बार आप यस सर। देखना, समझ में आ जाएगा। ठीक है। ओके। ओके, सो दैट्स इट, विल मीट यू टुमारो एट सेम टाइम। ठीक है, ये कोई ऐसा नहीं है, ये मैंने इसी के बेसिस पे किया है बस। ओके, सो विल मीट यू टुमारो, बाय बाय।